अच्छा, जो पिक्चर्स आप लोगों ने भेजी थी ना, वो तकरीबन 50 थी। तो उनमें से जो थी, आज हमने तकरीबन 20 कर लेनी है, और इसके अलावा 20 ही या 15 और होंगे, तकरीबन 15 to 20 जो और करने हैं। उसके अलावा बाकी कुछ पेजेस ऐसे हैं जिनमें से कुछ भी नहीं करना। तो ये हम करेंगे। मैं आपको बताती जाती हूँ साथ साथ कि इसमें क्या क्या करना है। ये जो है ना, आप अपने पास बेशक मार्क कर लें, अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप उन पे कर लें में से, या मैं आपको पिक्चर्स भी फॉरवर्ड कर दूंगी जिन पे टिक वगैरह लगाया हुआ है, क्या करना है क्या नहीं। अच्छा, इसमें जो है ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन में जो है, इसमें क्या हो रहा होता है कि जो हमने पढ़ा था, केमिकल ऑल्ट्रेशन हो रही थी ड्रग की, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके हो रही होती है। मतलब कि ड्रग किस तरीके से किसी और केमिकल में कन्वर्ट हो रही होती है, किसी और मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो रही होती है, उसके अंदर क्या चेंजेस आ रही होती हैं, जो बॉडी के अंदर सिस्टम्स हैं वो उसको किस तरीके से मॉडिफाई कर रहे हैं या उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वो सारी चीजें जो है ना, वो कहलाती हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जो बायो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको जो है वो कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ठीक है, इसमें से आपने सिर्फ इसकी डेफिनेशन करनी है। और इसमें उसने यही बताया हुआ है कि ड्रग मेटाबॉलिज्म जो है मोस्टली कहाँ पे, लिवर में होता है। ये तो आप सब कुछ पढ़ चुके हैं पहले। इसके अलावा जो है गट में, ब्लड, स्किन, किडनी, लंग्स, एड्रिनल ग्लैंड, इन सब में भी हो रहा होता है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म ड्रग का करने का मकसद, करना आपने इसमें से सिर्फ डेफिनेशन है, लेकिन मैं आपको रीड इसलिए करें ताकि थोड़ा सा आपका वो माइंड डेवलप हो जाए कि इसमें हमने पढ़ के इस बारे में रहे। इसमें ये है कि जो मेटाबॉलिज्म होगा उस ड्रग का, वो उसको लेस लिपिड सॉल्युबल बनाएगा और ज्यादा वाटर सॉल्युबल बनाएगा। तो इस करने का इस चीज को करने का मकसद क्या है कि ताकि वो बॉडी से जल्दी एक्सक्रीट आउट हो सके, निकल सके। क्योंकि आपको पता है यूरिन जो है वो वाटर जो है वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है, या क्या कह लो, लिक्विड है। लेकिन आपकी ड्रग अगर लिपिड सॉल्युबल है तो वो वाटर सॉल्युबल उस चीज में, यूरिन में नहीं जाएगी। तो आप चाहते हो कि ड्रग को जो है लेस लिपिड सॉल्युबल बनाओ और ज्यादा वाटर सॉल्युबल बनाओ, ताकि वो इजीली यूरिन में सॉल्युबल होके बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए। ठीक है, ये मेजर जो है, ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो है, उसका मकसद ये होता है कि उस चीज को किसी ऐसी चीज में बदला जाए जो वाटर सॉल्युबल हो और इजीली बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने में उसको हेल्प करे। अच्छा, इसमें से सिर्फ डेफिनेशन करनी है, ये आपको बता दिया। उसके बाद आगे है ये ड्रग डिपेंडेंस। ये क्या होता है, ये तो आपने सीएनएस में काफी दफा इस डेफिनेशन का जो है जिक्र किया था। इसमें से भी सिर्फ डेफिनेशन ही करनी है इसकी। तो ये डिपेंडेंस यही होती है कि वो बंदा उस चीज पे इतना डिपेंडेंट हो गया कि अब उसकी जो है फिजिकली या फिर मेंटली भी हो सकती है ये, कि अगर वो नहीं लेगा उसको तो उसको कुछ ऐसे सिम्टम्स फील होंगे, या उसकी साइकिक कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि समझेगा कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मैं हेल्दी नहीं हूँ। तो वो चाहेगा कि मैं ये एजेंट या ड्रग दोबारा लूं ताकि मैं अपनी नॉर्मल स्टेट में आ सकूं। ऑल्दो वो जो चीज आ रही है वो उस ड्रग के विड्रॉ होने से आ रही है, ना कि उस ड्रग के मतलब के कोई उसको सिम्टम इस वजह से नहीं आ रहे कि वो ड्रग उसको कोई अच्छे सिम्टम दे थे, बल्कि आपने अब्रप्टली अगर स्टॉप कर दिया तब उसमें ये आएगी। तो यहाँ पे यही है कि drug dependence is a condition in which the person has a continuing desire to take the drug. This occur after excess, repeated and persistent self-administration of the drug without regard for medical or culturally accepted पैटर्न। यानी अगर आप डॉक्टर से ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एंटी डिप्रेशन की एग्जाम्पल ले लो, आप डॉक्टर से ले रहे हो, वो आपको महीना 1.5 महीना देगा, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता आपका जो है ना विड्रॉल करवाने लग जाएगा, विड्रॉ करवाने लग जाएगा वो एजेंट। लेकिन अगर आप खुद से अपनी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन करी जा रहे हो, ले ही जा रहे हो उसको 2-3 महीने, और बाद में आपने अचानक से किसी दिन छोड़ दिए, तो आपका क्या होगा, वहां पे जो है डिपेंडेंस आ जाएगी और फिर आपको जो है विड्रॉल इफेक्ट्स आएंगे। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा जो है वो कंटिन्यूशन ऑफ ड्रग जो है उससे टॉलरेंस भी हो जाती है। वो हम आगे पढ़ते हैं किस तरीके से होती है। अलबत्ता डिपेंडेंस जो होती है वो इमोशनल या फिर फिजिकल, इमोशनल यानी साइकिक भी हो सकती है, वो हम पढ़ते हैं अभी आगे चल के। यहाँ से आपने सिर्फ इसकी डेफिनेशन करनी है। अब देखें ये वाला जो है ना, ये उसने 3-4 कुछ बताए हुए हैं इसके कि
क्या क्या आ रहे होते हैं फीचर्स ड्रग डिपेंडेंस से। एक तो यूफोरिया, जो यूफोरिया का आपने अक्सर हमने जिक्र किया था सीएनएस वाले चैप्टर में, यूनिट में, कि उसमें क्या होता है, फीलिंग ऑफ वेल बीइंग या हैप्पीनेस की फीलिंग होती है, या फिर उसको अपनी जो परेशानियां थी या अपनी जो मसले थे वो सब भूल जाते हैं उनको, ठीक है। फॉरगेटफुलनेस फ्रॉम वरीज, ठीक है, वो उसने स्पेसिफाई किया कि उसको अब कोई वरी नहीं है तो ऑब्वियसली वो खुशी होगा ना फिर। तो ये जो है ना, इन मेनी केसेस दिस इज द पर्पस ऑफ स्टार्टिंग द ड्रग, ठीक है। इस मकसद के लिए लोग जो है वो ड्रग स्टार्ट करते हैं। टॉलरेंस जो है वो भी ड्रग डिपेंडेंस के बाद जो है टॉलरेंस जो है वहां पे भी वो भी डेवलप हो सकती है पेशेंट में। अब टॉलरेंस में क्या हो रहा होता है कि जो इनिशियल उसको इफेक्ट आ रहे थे उतनी डोज में, अब वो लार्जर क्वांटिटीज पे आने लग गए, मतलब कि अब उसको उससे ज्यादा रिक्वायर है अमाउंट ऑफ ड्रग फॉर दोज रिस्पॉन्सेज, ठीक है। उसके बाद साइकिक डिपेंडेंस क्या है, वही कि उसको फिजिकली कोई उसको नहीं है, लेकिन इमोशनली वो इतना डिपेंडेंट हो गया उस ड्रग पे कि अगर वो नहीं लेगा तो वो समझेगा कि पता नहीं मुझे क्या हो जाएगा। तो ये है कि उसकी जहनी तौर पे वो ये उसकी आ गई है, एक स्टेट आ गई है, साइकिक डिपेंडेंस आ गई है कि उस पेशेंट को लगेगा कि अगर मुझे नहीं मिलेगी तो मुझे कोई नुकसान हो जाएगा। उसने एग्जाम्पल आपको ये टी कॉफी और स्मोकिंग वगैरह की दी हुई है। अच्छा, ये तो बहुत कॉमन सी है। ड्रग वगैरह की काफी सीरियस हो सकती है कि वो बंदा सिम्टोमेटिक होने लग जाएगा या वो अजीब एक्ट करने लग जाएगा कि उसको अगर वो ड्रग नहीं मिलेगी तो। अच्छा, फिजिकल डिपेंडेंस में वही बात कि फिजिकली उसको कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे होते हैं कि उसको ये फील होता है कि मेरी बॉडी जो है ना उस तरीके से नहीं रही, उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही या उतनी कैपेबल नहीं रही जितनी पहले थी ड्रग लेते हुए। तो वो जो है उसकी फिजिकल एक्टिविटी, जब उसको लगेगा कि मेरी कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो मुझे ड्रग फिर से लेनी चाहिए, वो चीज आ जाएगी। उसके बाद इनकी सब सब आपने डेफिनेशंस करनी है जो 4-5 है ना। अच्छा, उसके बाद जो है विड्रॉल सिम्टम्स, ये मैंने अभी आपको जिक्र किया था अभी पीछे जब हम डिपेंडेंस का डेफिनेशन पढ़ी कि जब छोड़ोगे तो वो विड्रॉल इफेक्ट्स आएंगे, विड्रॉल इफेक्ट्स। अब इसमें क्या होगा कि if drug is not provided to the patient, he develops certain symptoms which are opposite to the usual pharmacological action of the drug, ठीक है। ठीक है, मॉर्फिन नॉर्मली जो है वो प्रोड्यूस कर रही होती है स्लीप या रिलीफ कर रही होती है पेन से या कॉन्स्टिपेशन से। if drug is not provided to an addict, he will suffer from restlessness, और उसको पेन फील होगी बॉडी में थ्रू आउट और उसको डायरिया हो जाएगा। ऑपोजिट सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने अब्रप्टली जो है उसको स्टॉप कर दिया या उस पेशेंट ने खुद स्टॉप कर लिया। आगे जो है ये जो एजेंट्स हैं, द ड्रग मोस्ट फ्रीक्वेंटली अब्यूज। अच्छा, उसने बता दिया कौन कौन सी ज्यादा अब्यूज जो एजेंट्स है ना जिनसे ये चीजें डेवलप हो सकती हैं, वो मेजरली इसने 6 क्लासेस उसके बता दी हैं। ये आपको करने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे उसने अंडरलाइन किया हुआ है, जो आपके सीनियर ने बताया वो ये ऊपर वाले तक ही था, विड्रॉल तक। इसमें क्या है कि ओपियाइड्स आपको पता है पेन किलर के तौर पे, लेकिन ये जो है अब्यूज के तौर पे, अब्यूसिव एजेंट के तौर पे ये बहुत यूज हुए हैं। इसकी वजह से इसका ओवर द काउंटर जो है अब ये अवेलेबल नहीं होते इतने आम। अब सिर्फ ये तब होते हैं जब किसी हॉस्पिटल में, किसी हॉस्पिटल की अपनी फार्मेसी में हो गई, या फिर अगर फॉर एग्जांपल कोई कैंसर हॉस्पिटल है तो वहां पे आपको पता है कैंसर पेशेंट को बहुत सिवियर पेन हो रही होती है, तो उनके लिए रिक्वायर होते हैं ओपियोइड्स। तो उनको वो डायरेक्ट वहां पे सप्लाई किए जाते हैं ताकि स्पेसिफिकली उन्हीं पेशेंट को वो दिए जाए। उसके अलावा सीएनएस डिप्रेसेंट जो होते हैं, अल्कोहल, हिप्नोटिक्स और ट्रंक्लाइजर, ये सारे आपको पता है कि ये डिपेंडेंस कॉज करते हैं। अल्कोहल का तो आपने बड़ा जनरली देखा होगा मूवीज वगैरह में, और हिप्नोटिक का भी यही कि अगर किसी बूढ़े को देखा हो कि आपने कि वो पहले एक गोली लेते हैं, बाद में कहे मुझे तो इससे भी नींद नहीं आ रही, वो यही है कि उनमें डिपेंडेंस जो है वो हो गई है उससे। अच्छा, या टॉलरेंस डेवलप हो रही है उससे। अच्छा, उसके बाद जो है सीएनएस स्टिमुलेंट्स, वो भी इन ये अब्यूसिव एजेंट्स में आते हैं, उनकी कैटेगरी में। उसके बाद कैनबिस और साइकोडेलिक सब्सटेंसेस ये आ गए उसमें, जो
कैनबिस प्लांट से जितने भी वो एक्सट्रैक्ट होते हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। साइकोडेलिक और मशरूम्स वगैरह होते हैं जो हेलुसिनेशन कॉज वगैरह कर रहे होते हैं, और ये बहुत ज्यादा जो है ना पाकिस्तान में तो नहीं इतना, लेकिन बाहर जो है साइकोडेलिक सब्सटेंसेस बहुत ज्यादा जो है यूज किए जाते हैं फॉर अब्यूज पर्पस, ड्रग ऑफ अब्यूज के तौर पर। अच्छा, इसके बाद अब टॉलरेंस की बात करें आगे। टॉलरेंस में भी इसमें आपने जो है ना इसको भी अच्छे से करना है। ये वही चीज कि आपको प्रोलॉन्ग पीरियड अगर आप उसको ड्रग का यूज करते हो तो प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए यूज करते हो तो उसके बाद क्या होगा, कुछ देर बाद फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स उतने नहीं आ रहे होते जितने पहले आते हैं उस डोज से, उस अमाउंट से। अब आपको ज्यादा डोज या अमाउंट लेनी पड़ेगी फॉर दोज पर्पसेस, ठीक है। आगे उसने बता दिया, एग्जांपल दे दिया कि किन किन में ये जो है टॉलरेंस यूजुअली डेवलप होती है। वही सीएनएस वाले जो रिलेटेड ड्रग्स होते हैं उन्हीं में ज्यादा ये हो रही होती है, क्योंकि टॉलरेंस जो है ये एक साइकोलॉजिकल इंड्यूस जो है वो इफेक्ट होता है ज्यादातर। तो इस वजह से दूसरे पार्ट पे भी होता है, लेकिन ज्यादातर जो है ना टॉलरेंस डेवलप उन एजेंट्स में हो रही होता है जो सीएनएस पे जाके एक्शन अपना शो कर रहे होते हैं। उसके बाद क्रॉस टॉलरेंस का आपको याद होगा, हमने एक दो चैप्टर में इसका जिक्र किया था, मैंने आपको वहां भी बताया था, सीएनएस वाला ही कोई चैप्टर था, मुझे याद नहीं कौन सा था। उसमें बताया था कि एक सब्सटेंस के लेने से दूसरे सब्सटेंस में जो टॉलरेंस आ जाए, यानी उसकी क्वांटिटी आपको जो आप ले नहीं रहे लेकिन उसकी क्वांटिटी अब आपको ज्यादा लेनी पड़ी है, क्योंकि पहले सब्सटेंस ने उधर टॉलरेंस दूसरे के लिए क्रिएट कर दी थी। तो इसको कहते हैं क्रॉस टॉलरेंस, ठीक है। Frequently chemically unrelated compound produce similar gross pharmacological action and produce cross tolerance। मतलब एक सब्सटेंस है, यूज आप वो कर रहे थे, लेकिन कुछ अर्से बाद अगर वो पेशेंट ने दूसरा सब्सटेंस लिया है, कोई और एजेंट लिया है, तो उसको फील हुआ कि इसमें तो उसकी टॉलरेंस डेवलप हुई है, वो इफेक्ट ही नहीं हो रहा उस डोज से, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स ही नहीं आ रहे। तो फिर पता लगता है कि वो जो पिछला उसने एजेंट लिया था उसने दूसरे वाले के अगेंस्ट टॉलरेंस प्रोड्यूस कर दी हुई थी, ठीक है। उसके बाद जो था ये है कि टॉलरेंस इज फ्रीक्वेंटली बट नॉट ऑलवेज अकम्पनीड बाय फिजिकल डिपेंडेंस, जो हमने पहले भी बात की थी, जब वहां पे उसने जब डिपेंडेंस में बताया था, ड्रग डिपेंडेंस में, कि हो सकता है वहां पे टॉलरेंस डेवलप हो जाए, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर दफा हो, ठीक है। यहाँ पे भी वही कह रहा है कि इसमें भी हो सकता है कि फिजिकल डिपेंडेंस भी डेवलप हो जाए, लेकिन हमेशा नहीं, ठीक है। अच्छा, और यही कि अगर आप छोड़ दोगे तो वहां पे विड्रॉल इफेक्ट या एब्स्टिनेंस सिंड्रोम जो है वो अगर होगा। अच्छा, तो और जब ये विड्रॉल इफेक्ट्स आते हैं तो आप फौरन जो है री एडमिनिस्ट्रेशन करते हो, ताकि जो है उसके जो विड्रॉल इफेक्ट्स आ रहे हैं, जो उसको सिम्टम्स आ रहे हैं, वो फौरन से आप रिवर्स कर सको, ताकि उस ड्रग को देखकर वो नॉर्मलाइज हो जाए, ठीक है। उसके बाद जो है आगे जो है वो ये उसने बताया, साइकिक डिपेंडेंस इज क्रेविंग टू टेक द ड्रग फॉर प्लेजर और फॉर रिलीफ ऑफ डिस्कम्फर्ट। वही बात है, ये जहनी तौर पे उसको फील हो रहा है कि मैं अगर ये नहीं लूंगा तो मैं ठीक नहीं हूंगा, या उसे एक बेचैनी सी रहेगी, रेस्टलेसनेस रहेगी, या फिर डिस्कम्फर्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट नॉलेज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ टॉलरेंस कैन बी एक्सप्रेस ओनली इन जनरल। अब वो बता रहा है कि ये जनरल टर्म में बताया जा सकता है, इतना अभी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता इसको कि क्या इसका नॉलेज है। अच्छा, अब ये जो है इसके कुछ मैकेनिज्म हैं जिनकी वजह से ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इनकी वजह से टॉलरेंस डेवलप हो सकती है। एक तो था चेंज इन रिसेप्टर सेंसिटिविटी। ये भी मैंने आपको शायद बताया था कि जो रिसेप्टर जो होते हैं ढीठ हो जाते हैं। मैंने एक चैप्टर में टर्म यूज की थी कि रिसेप्टर का ये जो ढीठ हो जाना है ना, यानी कि वो सेंसिटिव ही नहीं रहेंगे, यानी एगोनिस्ट वहां पे प्रेजेंट है लेकिन वो जाके रिसेप्टर पे उस तरीके से अपनी सेंसिटिविटी शो ही नहीं कर रहे। जब इतने वो सेंसिटिव है ही नहीं फॉर दैट रिसेप्टर, तो ऑब्वियसली फिर रिसेप्टर भी आगे उतना रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो इस तरह से फिर क्या होगा, वहां पे जो है टॉलरेंस क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे वही उसने बताया है कि अगर आप मुसलसल दे रहे हो, कोई नॉरकोटिक एनाल्जेसिक दे रहे हो, तो उससे क्या होगा, ओपियोइड रिसेप्टर जो होते हैं उनकी सेंसिटिविटी टुवर्ड दोज एगोनिस्ट जो है वो कम हो जाएगी। जब वो कम हो जाएगी तो क्या होगा, ज्यादा आपको जो है ड्रग देनी पड़ेगी। जो पहले आपने जिस तरह के आपको इफेक्ट चाहिए थे उनके लिए अब आपको ज्यादा ड्रग देनी पड़ेगी।
as appeared by combining with specific receptor restrict the release of neurotransmitter. Their withdrawal result in a loss of synaptic inhibition. Withdrawal syndrome is thus a manifestation of the loss of synaptic inhibition. ठीक है, वो यही बता रहे हैं withdrawal effect जो है वो synaptic inhibition हो रही है वहां पे, जिसकी वजह से जो है वहां पे, क्योंकि वहां पे सेंसिटिविटी में चेंज आया है और उससे से फिर आगे वहां पे रिस्पॉन्सेज नहीं जा रहे हैं, तो जब रिस्पॉन्सेज नहीं जाएंगे तो जाहिर बात है वो टॉलरेंस की तरफ लेके जा रहा है उस एजेंट के। दूसरी क्या चीज हो सकती है, some drug induced adaptive degrading enzyme formation। अच्छा, ये इसके आगे वाला मेरे पास वो पेज ही नहीं है, ना ही मुझे पता है, जो उसने भेजा था एक बच्ची ने, तो मुझे नहीं पता कि इसके आगे कौन सा पेज है। तो अगर आप लोगों के पास हो या फिर आप अपनी असिस्टेंस वाली बुक में देखो कि इससे आगे कोई है तो वो मुझे बता देना, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगी, अदरवाइज ये आपको पता ही होगा। वैसे इसमें ये है कि एंजाइम इंडक्शन में क्या हो रहा है, अगर कोई एंजाइम इंड्यूस हो रहे हैं किसी ड्रग की वजह से, तो हो सकता है कि वो जो है जब आपको पता है एंजाइम इंड्यूस होंगे, तो जो आप ड्रग ले रहे थे नॉर्मली जो आपका जिसका कोई एक खास फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट चाहिए था आपको, अब क्योंकि वहां पे एंजाइम ज्यादा हैं किसी और ड्रग के इंड्यूसिंग इफेक्ट की वजह से, एंजाइम इंड्यूसिंग इफेक्ट की वजह से, तो क्या होगा, वो जो आपने दूसरी ड्रग ली हुई थी उसका जल्दी मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, और जब जल्दी होगा तो वो एक्सक्रीट आउट जल्दी हो जाएगी, तो आपको फिर ज्यादा डोज लेनी पड़ेगी, क्योंकि आधी तो पहले ही वो मेटाबॉलिज्म के थ्रू एक्सक्रीट आउट हुई जा रही है, तो आपको कंपैरेटिवली ज्यादा डोज लेनी पड़ेगी टू गेन सेम इफेक्ट्स। ठीक है, अच्छा उसके बाद, अच्छा अब ये टेकीफाइलेक्सिस क्या है। अब ये टेकीफाइलेक्सिस और टॉलरेंस जो है ना काफी हद तक मिलता जुलता है, लेकिन इनमें एक छोटा सा डिफरेंस है जो आपने याद रखना है, और ये आपको कंफ्यूज भी कर सकता है कि ये क्या है। अच्छा इसमें क्या होता है कि certain drug when given repeatedly at short interval, usually in experimental animals, produce each time smaller magnitude of response to this same doses। ठीक है, this phenomena is called as tachyphylaxis। अब इधर से आपको लग रहा होगा ये तो वही बात कर रहा है जिस तरह टॉलरेंस में की थी, तो फर्क क्या है, फिर आगे देखते हैं। Whereas tolerance develops slowly, tachyphylaxis is a rapidly developing phenomenon. In case of tolerance, increase in dose manifests initial response, ठीक है, but in tachyphylaxis, increase in dose does not manifest increase in response। यानी जो टॉलरेंस होती है, जब आप कहते हो कि एक पेशेंट में टॉलरेंस डेवलप हो गई, तो आप कहते हो कि इसको थोड़ी ज्यादा डोज दो तो आपको वो वाले इफेक्ट्स आ जाएंगे, लेकिन टेकीफाइलेक्सिस में ये काम नहीं होता, आप ज्यादा भी डोज दे दोगे तब भी जो है उसका जो है इंक्रीज इन रिस्पॉन्स नहीं होता। ठीक है, ये फर्क है इनमें बेसिकली, कि वहां पे आप हो एक ही चीज रही है दोनों में, लेकिन ये एक बात तो ये है कि ये जो है इसमें इंक्रीज डोज करने से फर्क कोई नहीं पड़ रहा। दूसरी बात ये कि जो टॉलरेंस है ना वो तब डेवलप होती है जब आप लॉन्ग टर्म में लेते हो कोई दवाई, तो आप कहते हो कि उसके अगेंस्ट टॉलरेंस डेवलप हो गई है, लेकिन जो टेकीफाइलेक्सिस है वो शॉर्ट टर्म फिनोमिना है, यानी कुछ अरसे में ही उसने ली है, अभी तो जी उसको टेकीफाइलेक्सिस होने लग गया। तो अब आगे वो क्या है, टेकीफाइलेक्सिस इज यूजुअली सीन विद ड्रग्स व्हिच एक्ट बाय डिप्लीटिंग द स्टोर ऑफ एंडोजीनस एक्टिव सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल इनडायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक एफेड्रिन या एम्फेटामिन। If such a drug is repeatedly administered before the store is replenished, there will be progressively less action। अब इस पूरे पैराग्राफ में वो क्या कह रहे हैं, देखें हमने दो तरह के पढ़े थे। अच्छा इसमें ना उसने ये बताया था, tachyphylaxis is usually seen with drug which act by depleting the storage of, मतलब जो अंदर पहले ही स्टोर हुआ है ना एंडोजीनस एक्टिव सब्सटेंस, उसकी डिप्लीशन पे जो एक्शन शो करती है ना, जिस तरह हमने इनडायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक्स पढ़ी थी, जो उधर से सारा का सारा जो था वो रिलीज करवा रही थी, या फिर
जो था उसका जो था वो इन डायरेक्टली उसको किस तरीके से बढ़ा रही थी उसके एक्शंस को, कि रीअपटेक वाला जो था ट्रांसपोर्टर उनको इनहिबिट कर रही थी, और जिससे क्या हो रहा था, जो हमारे पास साइनेप्स था वहीं पे जो थी ज्यादा कलेक्शन हो रही थी ट्रांसमीटर्स की, जो हमारे पास एंडोजिनस एक्टिव सब्सटेंसेस थे। तो इनडायरेक्ट एक्टिंग उस तरीके से काम कर रहे थे, क्योंकि डायरेक्ट एक्टिंग जो थे वो तो डायरेक्टली एज एगोनिस्ट जाके बाइंड करते हैं ना, लेकिन हमने इनडायरेक्ट में पढ़ा था कि वो जो है वो जो इनडायरेक्टली यानी या तो वो रिलीज सारा का सारा इकट्ठा एक दफा से ही करवा देते हैं, तो इस वजह से ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाती है, या फिर वो ये होता है कि वहां पे जो है ना रीअपटेक का मैकेनिज्म को इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से साइनेप्स में जो है वो कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। तो आइदर केस में हो क्या रहा होता है कि वो डिप्लीशन करवा रहे होते हैं जो एंडोजीनस स्टोर्ड एक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि अगर मतलब कि दवाई जो है, जो ड्रग आपने दे दी है, उसको दोबारा आपने उस पेशेंट में एडमिनिस्टर करवा दी है बिफोर द स्टोर इज रिप्लेनिश्ड, मतलब कि अभी स्टोर जो है वो दोबारा से वहां पे जब आपका आपके उस न्यूरॉन में दोबारा से वो न्यूरोट्रांसमीटर बना ही नहीं है और आपने पहले ही उस ड्रग को दे दी है, तो जाहिर बात है उस ड्रग का काम एज एगोनिस्ट बाइंड करना तो है नहीं। उस ड्रग का तो काम यही है कि जो अंदर पड़ा हुआ है उसने उसी को निकाल के या उसी को इकट्ठा करके जो है वो साइनेप्स में ले आना है। जब अंदर ही नहीं है तो वहां से वो रीअपटेक वाला क्या करेगा काम, या फिर वो रिलीजर वाले जो होंगे वो क्या काम करेंगे कि वो इकट्ठा किस तरह से रिलीज कराएंगे जब अंदर ही कुछ नहीं है। तो वो ये कह रहा है कि जब इतनी जल्दी आप डोज दे दोगे कि अभी अगला स्टोर वहां पे डेवलप हुआ ही नहीं है, तो वहां से वो रिलीज क्या करवाएगा। तो जाहिर बात है जब रिलीज ही नहीं होगा तो वहां पे कोई एक्शन भी नहीं होगा, वहां कोई आपके पास रिस्पॉन्स भी नहीं आएगा, और फिर इस चीज को आप कह दोगे कि ये टेकीफाइलेक्सिस हो रहा है कि रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। और ये शॉर्टर ड्यूरेशन में क्यों है, क्योंकि आपने अभी तो दिया था, थोड़ी देर पहले रिस्पॉन्स आ रहा था, अब आपने दिया तो नहीं आ रहा। इस चीज को कहते हैं टेकीफाइलेक्सिस, ठीक है। अब आप लोगों को समझ लग गई होगी कि टॉलरेंस में और टेकीफाइलेक्सिस में क्या फर्क है। आगे उसने ये भी बता दिया कि डायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक जिस तरह के जो इस तरह के जो एजेंट होते हैं जो डायरेक्टली जाके जो है वो अपना एगोनिस्ट का फंक्शन शो करते हैं रिसेप्टर्स पे, वो नहीं शो करते टेकीफाइलेक्सिस। सिर्फ जो इनडायरेक्टली वाले होते हैं, जिस तरह उसने एग्जांपल ऊपर आपको दी थी एफिड्रीन और एम्फेटामिन की, इस तरह के एजेंट जो होते हैं वो कॉज करते हैं टेकीफाइलेक्सिस। और वो किस तरीके से कॉज करते हैं वो भी हमने आपको बता दिया कि वो स्टोर जब हुआ ही नहीं है तो वहां पे वो रिस्पॉन्स क्या देगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे जो है ना ये कुछ डेफिनेशंस ही हैं। अगेन मीडियन लीथल डोज क्या होता है, इट इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ ड्रग विच इज फेटल इन 50%। ये जो आपके पास तस्वीर होगी तो निशान लगा हुआ है, यहाँ 50 है, 50% ऑफ एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स, यानी 50%। अगर आपके पास 100 हैं तो 100 में से अगर 50 मर गए हैं, या अगर 50 एनिमल्स है 50 में से 25 मर गए हैं, तो ये जो है जितनी डोज पे ये सब काम हो रहा है उसको आप कहोगे मीडियन लीथल डोज, ठीक है। इट इज मेजर ऑफ एक्यूट टॉक्सिसिटी ऑफ द ड्रग, ठीक है। उसके बाद मीडियन इफेक्टिव डोज, यानी जिसमें आपको डिजायर्ड इफेक्ट आ रहे हैं, जो आप जिस मकसद के लिए आपने दी थी वो वाले इफेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। अब ये भी वही है कि 50% जो उसकी पॉपुलेशन थी, जो आपकी कंसर्न पॉपुलेशन थी, उसमें से 50% में अगर आ रहे हैं तो ये जो है इमीडिएट इफेक्टिव डोज होगी, या फिर आप उसे कह लोगे इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग, ये इसकी मेजर बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद थेरेप्यूटिक इंडेक्स, इन दोनों की जब आप रेशियो ले लोगे ना, जो ऊपर हमने पढ़े हैं मीडियन लीथल डोज और मीडियन इफेक्टिव डोज, इनकी जब रेशियो लोगे तो हमारे पास जो रेशियो के रिजल्ट में जो एक फिगर आएगी वो क्या डिटरमाइन कर रही होगी, वो हमें बता रही होगी कि इसका थेरेप्यूटिक इंडेक्स कितना है। अब जो कुछ ड्रग्स होती हैं उनको कहते हैं, आपने शायद कहीं पढ़ा हो कि नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स की है ड्रग, या फिर ये ब्रॉड थेरेप्यूटिक इंडेक्स की है। जो जितनी नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स की होती है उसका क्या मतलब है, ये बात कहने का मकसद क्या होता है कि नैरो थेरेप्यूटिक है, इसका मतलब है कि बहुत थोड़ी डोज का फर्क है उसके अच्छे इफेक्ट्स आने में और बुरे इफेक्ट्स आने में।
फॉर एग्जाम्पल अगर एक ड्रग है उसका 50 मिलीग्राम देने से आपको उसके जो है अच्छे इफेक्ट्स आ रहे हैं, थेराप्यूटिक इफेक्ट्स आ रहे हैं, और 55 देने से उसके जो है ना लिथल डोज वाले यानी टॉक्सिक इफेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब देखो जो इनकी रेशियो निकलेगी डिवाइड करके आप उसको मतलब के करोगे लिथल डोज डिवाइडेड बाय 55 डिवाइडेड बाय 50, तो अब उससे जो रेशियो आएगी वो बहुत थोड़ी होगी, वो जो फिगर आएगा, वो जो डिजिट आएगा वो बहुत छोटा होगा। वो आपको डिटरमिन कर रहा है कि उसकी बहुत थोड़ी जो है बीच में रेंज है जिसका फर्क जो है वो बेसिकली जो प्रेजेंट है। तो आप उसे कहोगे ये बहुत नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स वाली जो है ड्रग है, यानी इसका बहुत थोड़ा फर्क है इफेक्टिव डोज में और लीथल डोज में, यानी बहुत जल्दी उसका जो है थोड़ी सी अमाउंट ज्यादा देने से उसके जो है लीथल इफेक्ट्स आने लग जाएंगे। जो आप कहते हो जिन ड्रग्स की ब्रॉड थेराप्यूटिक इंडेक्स है, अगर आप उसकी दो एक ही में दो ले भी लोगे तो कोई ऐसा मसला नहीं हो जाएगा, वो टॉक्सिक इफेक्ट नहीं आने लग जाएंगे। वो इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि वो ब्रॉड थेराप्यूटिक इंडेक्स की होती हैं। ब्रॉड का क्या मतलब है कि उनकी रेशियो में जो डिफरेंस आ रहा है, जब वो रेशियो आप निकालोगे तो जो आपके पास डिजिट आएगा वो ग्रेटर होगा, यानी दूसरे के कंपैरिजन में जो हमने पहले जिसकी बात की। तो मतलब कि अगर आप ज्यादा भी दे दोगे तो वो फौरन से उस अमाउंट पे नहीं पहुंच जाएगा जो लिथल इफेक्ट्स के लिए हमारे पास अवेलेबल थी। ठीक है, समझ लगी इसकी रेशो वाली बात की? अगर नहीं लगी किसी को तो मुझसे दोबारा पूछ ले, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होती है। अच्छा, टॉक्सिक डोज में क्या है कि इज द अमाउंट ऑफ ड्रग विच प्रोड्यूस अनडिजायरेबल और हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सीरियस नेचर लायबल टू endanger द लाइफ ऑफ द पेशेंट। ठीक है, उसके बाद ये जो है ना टॉक्सिक डोज, ये हम ये नहीं कह रहे कि 50% में आ रही है या 100% में आ रही है, कितने में, ये हम बस उसको एक बता रहे हैं कि उस अमाउंट पे जिसपे अनडिजायरेबल इफेक्ट जो है आने शुरू हो जाए, प्रोड्यूस हो उसको पेशेंट। तो पहले वाले जो थे वो हम उसकी एक एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन, क्योंकि जब भी हम ड्रग्स वगैरह की बात करते हैं हम पहले एक्सपेरिमेंटली बात करते हैं कि हमारे पास इतनी पॉपुलेशन थी, हमने इसमें इतने में ये इंजेक्ट किया था तो हमारे पास ये रिजल्ट आया था, वो हम रिजल्ट्स के लिहाज से उसको करने के लिए तब हम वो चीजें ऊपर वाली यूज करते हैं, मीडियन लीथल डोज और मीडियन इफेक्टिव डोज। अगर आम जनरल बात करनी है कि टॉक्सिक डोज क्या है इसकी, तो हम इस तरीके से बात कर लेंगे। फेटल डोज क्या है कि उसमें जब उसकी जो है डेथ कॉज कर दे या फिर उसको बहुत सीरियस जो है टॉक्सिक इफेक्ट्स आने लग जाए कि उसकी डेथ तक कॉज हो सके। ठीक है, ये डेफिनेशन करने आगे है ये फार्माकोलॉजी के सब डिविजन। अच्छा, ये तो आपको पता ही है इसका कि क्या है फार्माकोलॉजी। ठीक है, उसके बाद इसने उसके बताया हुआ कहाँ से उसके वर्ड्स जो है वो। अच्छा, since a drug is a chemical substance that affects living processes, the subject of pharmacology is obviously quite extensive. In broad aspects, it includes the knowledge of history, source, physical, chemical properties, compounding. कंपाउंडिंग मतलब कि जो उसको बनाना या उस तरीके से। अच्छा, उसके बाद बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल effects, mechanism of action, absorption, distribution, biotransformation, excretion। वो बता रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा, क्योंकि आप इसमें हर चीज उसके पढ़ रहे हो कि जी उस वो कहाँ, वो जो चीज है जिसका मैंने आपको कल परसों जो हमने पढ़ा था उसमें था कि वो थियोब्रोमीन कहाँ से मिल रही है हमें, थियोफाइलिन हमें टी से मिल रही है, कॉफी से हमें क्या मिल रहा है, कैफीन मिल रही है, उसके सोर्सेज टाइम है, और फिर हिस्ट्री होगी उसके पीछे कि किस तरीके से वो डिस्कवर हुआ था, किधर से पता लगा था उसका। इसी तरह फिर उसके क्या फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, मतलब वो जिस तरह हम वो आमतौर पर केमिकल्स का पढ़ते हैं नॉर्मली के उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ये है केमिकल, फिर उसके बाद
उसके इफेक्ट्स क्या है बायोलॉजिकल सिस्टम्स पे या फिर फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स पे, फिर वो बॉडी में जाके किस तरीके से काम करती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अब्सॉर्ब कैसे होती है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है, डिस्ट्रीब्यूट मतलब के ब्लड से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में किस तरीके से जाती है, वहां जाके एक्सक्रीट वहां जाके मेटाबोलाइज किस तरह होता है, मेटाबॉलिज्म में किस तरीके से अपने इन्वॉल्वमेंट शो करती है, फिर एक्सक्रीट कैसे होती है, ठीक है, हर चीज जो होती है वो इसमें आप पढ़ते हो। अच्छा, फार्माकोडायनेमिक्स है, ये तो मैंने आपको याद करवाया था, डी फॉर डायनेमिक और डी फॉर ही ड्रग। तो आप इसमें जो ड्रग काम कर रही होती है वो आप पढ़ते हो, ठीक है। इट इज स्टडी ऑफ द बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग एज वेल एज देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इट इंक्लूड्स स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ ड्रग, यानी कि जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है ना ड्रग का, उसमें अगर आप चेंजेस करो तो उसकी एक्टिविटी या उसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट या उसके रिस्पॉन्सेज में किस तरीके से चेंज आता है, ये हम लोगों का, बल्कि इस साल हम, क्योंकि मैं फाइनल ईयर में हूँ, तो इस साल हमारा है ये वाला कोर्स भी, इसमें हमने पढ़ना ही है कि स्ट्रक्चर्स के, मतलब कि अगर मैं वहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा दूंगी तो वहां पे उसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स में क्या चेंज आएगी, अगर मैं ये वाला ग्रुप लिखवा दूंगी थ्रू केमिकल प्रोसेस तो क्या आएगा। तो उसमें मेडिसिन केमिस्ट्री जो है उसमें सारा पढ़ना ही यही है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, ये अलग से पूरा एक सब्जेक्ट है। तो अच्छा, उसके बाद यहाँ जो है ये एक डेफिनेशन है काफी इंपॉर्टेंट, इडियोसिंक्रेसी। ये जो है इसमें क्या है कि अनयूजुअल या एडवर्स ड्रग के जो इफेक्ट्स होते हैं, एडवर्स इफेक्ट्स व्हिच कैन नॉट बी रेडिली एक्सप्लेन और प्रेडिक्टेड। अब यहाँ पे क्या मिसिंग है पता नहीं। अच्छा, इंडिविजुअल रेसिपिएंट इज कॉल्ड इंडियो सिंक्रेनेसी। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, वो इफेक्ट्स या वो एडवर्स इफेक्ट ऐसे आ रहे होते हैं जो आपने या वो जो पेशेंट था उसको पता नहीं था कि ये आएंगे, यानी अनप्रिडिक्टेड कोई चीज हो रही थी। इवन ये टर्म जो है हम जब ड्रग डिस्कवरी में पढ़ते हैं वहां पे भी हम ये टर्म यूज करते हैं कि समटाइम होता है कि ड्रग अननोइंगली डिस्कवर हो जाती है। जिस तरह पेनिसिलिन था उसका सबको ही पता है ना कि किस तरीके से वो अननोइंगली डिस्कवर हुई थी, वो तो किसी और चीज पे काम कर रहा था ना, वो जो साइंटिस्ट था उसको अचानक से पता लग गया कि ये क्या है, जब मोल्ड बाहर से आके गिरा खिड़की से और वो उसको सारा, तो वो एक्सीडेंटल था सब कुछ, यानी अनप्रेडिक्टेड था। तो यहाँ पे वही हो रहा है, ऐसे एडवर्स इफेक्ट्स आ रहे हैं उस पेशेंट को जो वो ड्रग ले रहा था, जो उसको प्रेडिक्टेड नहीं थे या एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते किसी तरीके से कि ये क्यों हो रहे हैं, वो वाले एडवर्स इफेक्ट। जैसा एप्लास्टिक एनीमिया कॉज होता है क्लोरामफेनिकोल से, तो ये एक ऐसा एडवर्स इफेक्ट जो प्रेडिक्ट नहीं किया गया था या पता नहीं था, ठीक है। ये एक डेफिनेशन है, ये आपने करनी है। उसके बाद ये 3 फॉर्मूलाज हैं, ये करने, 3 ही बल्कि 2 है, सॉरी। अच्छा, इसमें वो उसने जो है, हाँ, डोज जो है वो, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि चिल्ड्रन और इन्फेंट वगैरह में किस तरीके से जो है डिफर करती है डोजेस, क्यों करती है, क्योंकि आपको पता है वहां पे उनकी अक्सर जगह पे इस तरह के ड्रग्स वगैरह के मामले में अगर हम बात करें तो उनकी अभी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुई होती, एंजाइम्स वगैरह की, लिवर की जो है प्रॉपर की 450 एंजाइम नहीं होते, तो वहां पे टॉक्सिसिटी होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से हमें उनमें एडल्ट डोज से रिड्यूस करके थ्रू ए फॉर्मूला हम उसकी जो है कैलकुलेट करते हैं डोज, और फिर हम उनको देते हैं। यंग के लिए जिस तरह यंग फॉर्मूला जो है उसने, उसमें क्या है कि एज डिवाइडेड बाय एज प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज। एडल्ट डोज जो है ना वो वही है जो एक आपके पास एक आपने स्टैंडर्ड किया हुआ है सिलेक्ट, जो आपके पास है कि ये इतनी आपने देनी है, तो आप इससे फिर कैलकुलेट करके जो है ना वो निकाला। उसने यहाँ पे निकाला हुआ है 1/5 ऑफ द एडल्ट डोज, मतलब कि जो एडल्ट डोज है उसका 1/5 पार्ट जो है आप उसको दोगे। ये हमने 3 ईयर ओल्ड के लिए निकाली हुई। इसी तरह के डीलिंग्स जो है वो एक और फॉर्मूला है, उसमें एक और तरीके से उसने निकाला हुआ है। तो ये जो है 2 फॉर्मूले, ये आप लोगों ने बस फॉर्मूले ही करने हैं इसमें से। अच्छा, उसके बाद फार्माकोपियाज क्या होते हैं, ये ऑफिशियल बुक्स होती हैं, इसकी आपने ना क्या कहते हैं डेफिनेशन करनी है, और इसको ना आपने एक दफा रीड कर लेना, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आ सकता है, ठीक है।
डेफिनेशन इसकी मेनली तो करनी है। फार्माकोपियाज जो होती है ना, बुक होती है, स्टैंडर्ड होती हैं, एक मतलब स्टैंडर्ड के तौर पे एक्ट करती हैं। यानी कि जिस तरीके से आप कह लो कि एक ऐसी किताब जिसमें सब कुछ लिखा होगा एक ड्रग के मुतालिक, ठीक है, जो आपके जिस भी आपने ड्रग का आज तक नाम सुना होगा ना, वो हर ड्रग इसमें प्रेजेंट होगी, ठीक है। उसकी हर चीज उसने बताई होगी इसमें कि वो क्या है, उसको आपको यूटिलाइज करने के लिए उसमें कितनी प्योरिटी चाहिए, कितना प्योर होना चाहिए वो सब्सटेंस, उसके अलावा उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी पोटेंसी, उसकी फॉर्मुलेशन, यानी उसको जो ड्रग होती है वो अकेली तो नहीं ना आप इनटेक कर लेते, ड्रग को जो है वो फॉर्मुलेट किया जाता है, मतलब कि उसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा पूरी इतनी बड़ी टेबलेट है, वो अगर आप उसका पूरा वेट करोगे तो वो शायद 1 ग्राम की होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 ग्राम की है तो उसमें से 50 मिलीग्राम तो आपकी ड्रग हो गई, अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे ले रहे हैं, तो बाकी 50 मिलीग्राम क्या होता है, वो और चीजें होती हैं जो उस ड्रग को स्टेबलाइज करने के लिए या एक फॉर्मुलेशन डेवलप करने के लिए, उसको उस फॉर्म में लेके आने के लिए बनाई होती है। तो अब ये नहीं होता कि अगर आप कह रहे हो कि मैंने ये पैराडोल की गोली खाई है तो उसका मतलब ये नहीं उसके अंदर सारी की सारी उस पूरी गोली के अंदर थी ही सिर्फ पैरासीटामोल, नहीं, उसके अंदर थोड़े से कुछ mg जो होगा वो पैरासीटामोल होगी, और बाकी सारी चीजें जो होंगी उस ड्रग को स्टेबलाइज करने के लिए या उसको उस फॉर्म में रखने के लिए, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हम पढ़ते हैं, आप लोग तो इतनी डिटेल में नहीं पढ़ते, लेकिन मैं आपको वैसे जनरल बता दूं कि उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो ड्रग जो है, जिसको ड्रग्स मतलब ड्रग को बचाना होता है आपने इन्वायरमेंट से और इधर उधर से और चीजों से, मॉइस्चर से, ठीक है, एयर से, लाइट से, उन सब चीजों को करने के लिए आप बहुत सारे एजेंट्स डालते हो अंदर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, और वो सब मिला के जो है ना फॉर्मुलेशन बनती है, ठीक है। तो इसमें जो है ना यहाँ पे उसने, अच्छा यहाँ पे ना उसने कुछ ऊपर बताया हुआ, इस पूरे को रीड भी करना है इसमें ना उसने बताया हुआ कि जो फार्माकोपियाज हैं वो कौन कौन से, ज्यादातर जो है ब्रिटिश फार्माकोपिया यूज होता है, या फिर यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया या यूरोपियन, हर कंट्री का ना अपना होता है, लेकिन जो जो एक कहते हैं ना जो फेमस होता है या जो ज्यादा ऑथेंटिक अपनी एक वर्थ रखता है, वो या तो ब्रिटिश फार्माकोपी है या फिर उसके बाद ये यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपी है, उसके बाद थर्ड नंबर पे जो है ना यूरोपियन फार्माकोपी है। पाकिस्तान का अपना भी फार्माकोपी है लेकिन उसको उसमें कोई इतना उसको नहीं वो करते कंसिडर, इसी तरह इंडिया का भी अपना है, लेकिन ज्यादातर फॉलो जो है वो ब्रिटिश फार्माकोपिया को ही किया जाता है। अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि ब्रिटिश फार्माकोपिया जो है ना इसके 2 वॉल्यूम है। पहला वॉल्यूम में क्या बताया जाता है, पहले वॉल्यूम में जो है ना मेडिसिनल एंड फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस, इन ईच मोनोग्राफ information about the drug regarding its source, chemical, physical composition, method and methods of assay or storage, main action, usage or usual dose range and pertinent इंफॉर्मेशन इज गिवन, पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन इज गिवन। और वॉल्यूम 2 में क्या होता है, वहां पे ये होता है कि फॉर्मुलेशंस या ब्लड प्रोडक्ट्स या इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स या रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन या सर्जिकल मटेरियल, यानी कि हर चीज जो भी मेडिकल साइंसेज से रिलेटेड है ना, जो किसी तरीके से ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट की जाती है, दी जाती है फॉर डिफरेंट पर्पसेस, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ मेडिसिन के तौर पे ही आप दे रहे हो सकता है वो कंट्रास्ट मीडिया के तौर पे या सर्जिकल जो ऑपरेटर्स थे या सर्जिकल बैंडेज या जो ये होती हैं सब कुछ जो ड्रेसिंग वगैरह होती हैं, हर चीज के बारे में वहां पे होगा कि उसके बारे में डिटेल लिखी होगी, ये किस तरह से होना चाहिए, इसकी कितनी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, ठीक है। तो हर चीज जो है ना उसके बारे में वहां पे गिवन होगी। उसके बाद यहाँ पे बताया हुआ है कि यहाँ पे इधर ही कहीं ऊपर भी बताया हुआ था कि बल्कि इधर था स्टार्ट में कि ना 6 साल बाद जो है इसको रिवाइज करना होता है, यानी उसका न्यू एडिशन लाना होता है। अच्छा अच्छा, जो कुछ अब वो बताने लगा था क्योंकि हर 6 साल बाद होना होता है, तो कुछ ड्रग्स जो उसके अंदर होती हैं जो मतलब के वहां पे आपको कह लो कि पब्लिश फॉर्म में है ना, उसको आप कहते हो ऑफिशियल ड्रग्स जो फार्माकोपिया के अंदर पब्लिश्ड है। और कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो अनऑफिशियल होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि ड्रग डिस्कवर होती रहती है और
लेकिन ये जो फार्माकोपिया इसने तो होना है 6 साल बाद रिवाइज, तो आप उसको अनऑफिशियल जो है ना अनऑफिशियली उसको जो अनऑफिशियल ड्रग्स हैं उसके तौर पे तब तक आप उसको रख सकते हो, और जब अगला फिर रिवाइज होगा तो फिर वहां पे वो पब्लिश हो जाएगी तो वो फिर ऑफिशियल ड्रग्स के तौर पे आ जाएगी। तो जो होती है ना ड्रग्स जो यूज नहीं होती या अनसेफ ड्रग्स होती हैं जिनको पहले ही निकाल दिया होता है, तो उनको फिर फार्माकोपिया से भी डिलीट कर दिया जाता है ताकि हमारे पास जो है ना सिर्फ वही चीजें हो जो हमारे वाकई यूजफुल है। फार्माकोपिया बेसिकली ये रिकॉर्ड रखने के लिए नहीं कि आपके पहले कितनी थी और अब कितनी, अब ये सिर्फ उन ड्रग्स की उन ड्रग्स के बारे में होती है जो अप्रूव्ड होती हैं और जो आपके लिए आपकी मार्केट में या आपके मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज हो रही हैं प्रेजेंट डे में, सिर्फ उनके लिए रखा जाता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद रूट ऑफ ये तो हमने रूट तो वैसे मैंने आपको पहले चैप्टर जो था वहां से भी करवा दिया था, लेकिन यहाँ से भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन उसने बताए हुए सारा इस तरीके से। अच्छा अब इसमें अगर इंटरनल रूल देखें इसमें रूट में, तो इसमें क्या है ऑरल आ जाएगा। ऑरल में क्या है वही हमने सारी बातें पढ़ी हुई हैं, सारी मैंने आपको करवाई भी थी टेबल से, वो चैप्टर नंबर 1 उसमें था ये कि क्या होता है कि अगर आप ड्रग ले रहे हो ऑरली तो इसके बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट भी हैं और मतलब डिसएडवांटेजेस भी हैं और कुछ एडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस में ये है कि इजी है या सेफ है और मतलब कि पेशेंट को कोई मसला नहीं होगा लेने में, लेकिन ये है कि इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो स्लो होगी या फूड वगैरह की वजह से या और जो जीआई ट्रैक के प्रॉब्लम्स की वजह से कंप्रोमाइज हो सकती है। इसके अलावा ये है कि डिसएडवांटेजेस में बात करें तो क्या हो सकता है कि ये इसके अलावा कि इरिटेशन कॉज कर सकती है गैस्ट्रिक म्यूकोजा को, या फिर कुछ ड्रग्स होती हैं वे एब्जॉर्ब ही नहीं होती इससे क्योंकि फूड होती है या फिर एनवायरनमेंट ऐसी नहीं उनको अवेलेबल होती जीआई ट्रैक्ट में कि वो सही तरीके से एब्जॉर्ब हो सके, या उनकी एब्जॉर्प्शन कम होती है और ज्यादा आपको क्वांटिटी लेनी पड़ती है उसकी। ठीक है, ये भी एक मेजर बात है कि जब आप पेरेंटली दे रहे हो तो आपको थोड़ी अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर होती है एज कम्पेयर टू ऑरल रूट। ठीक है, उसके अलावा कुछ ड्रग हैं वो दांतों का कलर जो है उनको खराब भी करती हैं। उसके अलावा इमरजेंसी कंडीशन में नहीं दे सकते। एक बंदा अनकॉन्शियस है या उसको वो उसको सांस नहीं आ रहा, आप उसको ये नहीं कहोगे कि दवाई खा लो, वो किस तरह खाएगा, उसको तो पहले ही वो जो है मुश्किल में है तो आप उसको नहीं दे सकते। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पे कुछ ड्रग्स हैं उनका ऑब्जेक्टेबल टेस्ट होगा, यानी कि वो पेशेंट जो है वो इजीली या वो कंफर्टेबली नहीं उसको खाएगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा टेस्ट उसका। उसके बाद सबलिंगुअल और बक्कल, वही जो आप जुबान के नीचे रखते हो या बक्कल कैविटी यानी टीथ और चीक के दरमियान में रखते हो वो वाली ड्रग्स। ठीक है, उसके बाद जो है ना यहाँ पे रेक्टल रूट में हमने इसका पता नहीं जिक्र मेरे ख्याल में नहीं किया हुआ हमने पहले, ये हम डायरेक्टली देते हैं यानी रेक्टम में रखते हैं और इससे क्या होगा वहां पे सिस्टेमिक एक्सपोजिटरी मोस्टली देते हैं फॉर कॉन्स्टिपेशन पर्पस मेनली, या इसके अलावा दोनों हो सकता है, लोकल एक्शन भी हो सकता है सिस्टेमिक एक्शन भी हो सकता है। सिस्टेमिक एक्शन का ये है कि वो अब्जॉर्ब हो जाएगी और वहां जाके कोई अब्जॉर्प्शन के बाद एक्शन शो करेगी। लोकल में ये कॉन्स्टिपेशन वाला जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो लुब्रिकेंट के तौर पे एक्शन करेगी, तो ये इसका ये फायदा कि अनकॉन्शियस पर्सन को दे सकते हैं, लेकिन ये है कि ये भी जो है इसका भी जो है अब्जॉर्प्शन जो है अगर सिस्टेमिकली उसका एक्शन है उस ड्रग का तो अब्जॉर्प्शन का हम कुछ कह नहीं सकते कि वो उसकी कितनी होगी। अच्छा, उसके अलावा आगे अगर हम पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये आपको पता है कि इसके क्या क्या फायदे हैं। रैपिड है और एक ये कि एब्जॉर्प्शन वाला जो स्टेप होता है जो नॉर्मली बाकी में आ रहा होता है वो या स्किप हो जाता था या फिर कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर तो इंट्रावेनस है तो फिर तो कम्प्लीटली एब्जॉर्प्शन स्किप हो गई ना, डायरेक्टली वो एडमिनिस्टर हो गई है ब्लड में, तो एब्जॉर्प्शन वाला तो स्टेप ही खत्म हो गया। अलबत्ता इंट्रामस्कुलर दे रहे हो या सबक्यूटेनियस दे रहे हो तब उसको आना पड़ेगा ऊपर से ब्लड वेसल में, फिर डिफ्यूज होगी वहां पे, लेकिन अदरवाइज जो है वो स्किप हो जाता स्टेप। उसके अलावा ये कि आप अनकॉन्शियस अनकोऑपरेटिव पेशेंट को दे सकते हो। ठीक है, उसके अलावा ये कि ये डिस्ट्रॉय नहीं होगी जीआई ट्रैक के जो भी उसका सारी एसिडिटी और एंजाइम्स वगैरह है उनसे ये
वो इसको नहीं कर सकते डिस्ट्रॉय, क्योंकि डायरेक्टली जा रही है। स्मॉलर डोज क्यों रिक्वायर है? क्योंकि ये मेटाबोलाइज नहीं हो रही। जब आप जीआईटी से दे रहे थे तो बहुत सारी ड्रग जो थी तो वो तो वैसे ही इससे से डिग्रेड हो रही थी या कुछ मेटाबोलाइज हो रही थी लिवर में जाके या कुछ और मैकेनिज्म से। तो जब आप डायरेक्ट उसको ब्लड में दे रहे हो तो वो तो जाहिर बात है बहुत थोड़ी डोज रिक्वायर होगी एज कम्पेयर टू विच वॉज रिक्वायर्ड बाय ऑरल रूट। ठीक है, उसके बाद जो है डिसएडवांटेज बता दिए कि स्ट्रिक्ट जो है ना ए सेप्सिस होना चाहिए, यानी कि उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है या फिर जो आप जो डिलीवरी कर रहे हो उस ड्रग की इनटू द वेन या जो भी उसका अगर वो इंट्रावेनस है तो उसको आपने स्टेरिलाइज बनाना है, मैक्सिमम अपनी कोशिश करनी है, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो इन्फेक्शन होने के चांसेस होंगे। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि पहले वो जो है उसको डिसइंफेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर आपको वो जो ड्रग है वो थ्रू इंजेक्शन देते हैं। उसके अलावा इसका ये डिसएडवांटेज है कि पेशेंट सेल्फ मेडिकेशन नहीं कर सकता, मतलब खुद नहीं अपने लगा सकता, उसको टेक्निक और स्किल जो है इस चीज में रिक्वायर होती है। और उसके अलावा फिर पेन वाला फैक्टर भी आ जाता है जो ऑरल में नहीं होता। इसके अलावा एक्सपेंसिव भी है। ठीक है, उसके अलावा वही उसने सारे डिफरेंट रूट्स बता दिए जो आपको पता ही है। पहले इंट्रावेनस है, इंट्राडर्मल है जो स्किन में होता है, इंट्रापेरिटोनियल है जो पेरिटोनियल कैविटी में होता है, इंट्राप्लूरल है जो प्लूरल कैविटी में या उस स्पेस में होता है। उसके बाद इंट्राकार्डिक है जो डायरेक्ट आप हार्ट मसल में लगाते हो। फिर इंट्रा आर्टीरियल है जो आर्टरीज में लगाए जाते हैं। उसके अलावा ये कम ही लगाए जाते हैं क्योंकि आपको पता है वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है। इंट्राथीकल जो है स्पाइन में लगाते हैं और इंट्रा आर्टिकुलर जो है जॉइंट्स में लगते हैं। ठीक है, उसके बाद सबकुटेनियस। सबकुटेनियस में आपको पता है कि अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देखें, कुटेनियस है वो आप इस तरीके से टिल्ट करके लगाते हैं, जबकि जो मसल में बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे लगाते हैं। और वेन का जो है वो तो आपने वेन को ट्रिगर टारगेट करना होता है। अच्छा, अब इसका क्या है कि ये भी इसमें भी एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है और इसने बताया कि कहाँ कहाँ ज्यादा लगाया जाता है। ये फोर आर्म पे थाई पे, और थोड़ा ये जो इन एरियाज पे लगाते हैं तब लगाते हैं जब आपके पास थोड़ा हो, नॉट मोर देन 2 ml। ठीक है, और तो फिर उसने बताया है सब स्कैपुलर रीजन में आप लगाते हो वहां पे मसल में। ठीक है, उसके अलावा इसमें भी वही उसने बताया हुआ है कि एसेप्टिक जो है उसको होना जरूरी है। ठीक है, वरना इरिटेशन वगैरह भी आ सकती है या एलर्जी वगैरह हो सकती है इसको। अच्छा, जो इरिटेंट ड्रग्स आर मोर रेडिली टॉलरेटेड व्हेन इंजेक्टेड इंट्रामस्कुलरली एंड बेटर स्टिल व्हेन गिवन इंट्रावेनस। तो यहाँ पे ये बात है कि जो ड्रग्स होती है ना इरिटेशन कॉज करने के चांसेस होते हैं, या कुछ ड्रग की नेचर ही ऐसी होती है कि जब वो उनको दिया जाता है इरिटेशन कॉज होती है। तो सबसे कम जो है वो एज कम्पेयर टू अदर रूट्स, सबसे कम अदर पेरेंट्रल रूट्स, तो सबसे कम जो है वो इंट्रावेनसली देने पे होती है। उसके बाद इंट्रामस्कुलर पे उससे ज्यादा होती है इरिटेशन, और अगर आप सबक्यूटेनियस दे रहे हो तो उससे भी ज्यादा होगी। ठीक है, अब उससे एग्जांपल दे दिए, एड्रेनालिन और इंसुलिन जो है ये सबक्यूटेनियस रूट से दी जाती है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन के बारे में उसने यहाँ पे बात की है कि एब्जॉर्प्शन जो है पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात किस तरीके से होती है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना उसने, अच्छा अब आपने ये देखा होगा यहाँ पे एक लाइन पढ़े, तो यहाँ पे उसने लिखा है रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन आफ्टर सबक्यूटेनियस एंड इंट्रामस्कुलर, ये पता नहीं क्या यहाँ पे मिस है। अच्छा, डिपेंड ऑन द फॉलोइंग, किस पे डिपेंड करता है रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन। यहाँ पे उसने क्या कहते हैं इंट्रावेनस क्यों नहीं लिखा, कोई मुझे बताएगा? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एब्जॉर्प्शन जो है उसका तो पूरा का पूरा स्टेप ही स्किप हो जाता है। एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है कि ड्रग का जिस भी पार्ट में वो प्रेजेंट है, जहां से भी वो दिया गया है वहां से उसका एब्जॉर्ब होके ब्लड में जाना। इंट्रावेनस में तो आप डायरेक्टली ब्लड में भेज रहे हो,
तो एब्जॉर्प्शन वाला तो स्टेप वैसे ही चला गया, तो इसलिए हम पेरेंट्रल में उसने सबक्यूटेनियस इंट्रामस्कुलर क्यों लिखा है, क्योंकि इंट्रावेनस तो वैसे ही निकल गया, उसके अलावा ये वाले दो रूट है, ये सबसे कॉमन है, इस वजह से उसने इनका नाम लिखा है। इंट्रावेनस में तो होगी ही नहीं एब्जॉर्प्शन, वहां तो कंप्लीटली जो है एब्जॉर्प्शन का स्टेप एलिमिनेट आउट हो गया। अच्छा, इसमें वो सॉल्युबिलिटी ऑफ द प्रिपरेशन, जो आपने प्रिपरेशन है, यानी कि प्रिपरेशन उसको कह रहे हैं जिसको ड्रग अलोंग विद अदर कंपोनेंट्स, ठीक है, उस पूरी चीज को प्रिपरेशन कहते हैं। सस्पेंशन या कोलाइडर प्रिपरेशन और एब्जॉर्ब मोर स्लोली देन एक्वस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है जिसमें वो डिसॉल्व फॉर्म है, सस्पेंशन क्या है कि लिक्विड है, उसके अंदर स्मॉल छोटे छोटे जो हैं पार्टिकल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स हैं जो सस्पेंड हुए हैं उस लिक्विड के अंदर। जिस तरह आइबोब्रूफन का आपने सिरप देखा हो तो उसमें सस्पेंड हुए होते हैं, अगर आप उसको शेक नहीं करोगे तो आप जब चम्मच में डालोगे तो वो पानी ही ऊपर आएगा, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल नीचे बैठे होते हैं, इसलिए कहते हैं शेक वेल बिफोर ड्रिंक। अच्छा, उसके बाद कोलाइडल प्रिपरेशन, यानी जिसमें बड़े पार्टिकल्स होते हैं। तो इनका कहने का मतलब कि जाहिर बात है जो एक्वस फॉर्म में होंगे, एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म में होंगे, वो ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होंगे, क्योंकि वो उनको सॉलिड पार्टिकल उनमें नहीं है, तो वो इजीली एब्जॉर्प्शन अपनी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद उसने एग्जांपल दे दिए, व्हेन प्रोटामीन इज एडेड टू इंसुलिन टू फॉर्म ए सस्पेंशन, द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डिक्रीज्ड। उसके बाद ब्लड फ्लो की बात होती है। एक तो ये हमने प्रिपरेशन की बात की, ब्लड फ्लो जो है, अगर उस जगह पे इंजेक्शन साइट पे मसाज कर रहे हो या उसको मल रहे हैं आप, तो क्या होगा, वहां पे हीट से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ब्लड फ्लो में, और जब ब्लड फ्लो में इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, वहां पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रही है, स्पीड अप हो रही है। उसके बाद कूलिंग द एरिया ऑफ इंजेक्शन स्लो द एब्जॉर्प्शन, उसका ऑपोजिट उसने आपको बता दिया। In the presence of circulatory failure, absorption may be very slow, ठीक है। अब एक बंदा अगर शॉक कंडीशन में, तो जाहिर बात है वहां पे तो पहले ही वो कंप्रोमाइज हुआ हुआ है सर्कुलेटरी मैकेनिज्म, तो वहां पे फिर जो सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन से जो आपने ड्रग दी थी उसके एब्जॉर्प्शन बहुत स्लो हो जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी सर्कुलेटरी शॉक कंडीशन में, या सर्कुलेटरी सिस्टम उसका सही से प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। उसके बाद एब्जॉर्प्शन इज मोर रैपिड एंड कंप्लीट आफ्टर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देन सबक्यूटेनियस इंजेक्शन ड्यू टू द ग्रेटर सप्लाई। अच्छा, ब्लड सप्लाई जो है वो, तो अब मैं बताने ये लगी थी कि अब जाहिर बात है अगर ब्लड सप्लाई उस रीजन को ज्यादा हो रही है, जिस तरह उसने बताया कि यहाँ पे स्केलेटल मसल को ज्यादा ब्लड सप्लाई जा रही है, तो वहां पे ज्यादा रैपिड जो है एब्जॉर्प्शन होगी, तो यानी ब्लड के साथ उसका ज्यादा इंटरेक्शन होगा ब्लड वेसल्स के साथ, तो ज्यादा चांसेस हैं कि वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। उसके बाद आगे जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, अब एब्जॉर्ब हो गई है, उसके बाद उसने डिस्ट्रीब्यूट होना है डिफरेंट पार्ट्स में, तो वो जो है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, वो उसकी एबिलिटी ऑफ ड्रग टू क्रॉस मेम्ब्रेन्स पे डिपेंड करता है। एक मुझे नहीं पता इसका आगे वाला जो है वो पेज कौन सा या है भी कि नहीं, तो अगर आप लोगों में से किसी को मिले या वो उस बुक में हुआ तो आप देख लेना, ठीक है। तो इसमें आपने क्या बताना है कि जो अब वो ब्लड में आ गई है ड्रग, अब उससे डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में जाना है और वहां जाके अपना एक्शन शो करना है, तो अब जाहिर बात है अब इसके लिए जरूरी है कि वो मेम्ब्रेन्स क्रॉस करे, उसकी एबिलिटी कितनी है कि वो कितनी रैपिडली जाए। Principle involving the movement of drug across the cell membrane, which have already been discussed, are applicable during distribution of drug in the body. Lipid-soluble drugs cross cell membrane readily and are distributed through all fluid compartments, for example, alcohol and salicylate. Drugs that are ionized, ये पता नहीं एंटी क्या अब इसने लिखा है, but anyways, physiological pH are non-diffusible. They remain mainly in the extracellular fluid. अब देखें, अब वो ये यहाँ पे कहने का सारे कहना ये चाह रहा है कि अगर तो वो ड्रग उसके अंदर इतनी एबिलिटी है, यानी इतनी वो लिपिड सोल्यूबल ड्रग है कि वो इजीली, क्योंकि आपको पता है लिपिड जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड जो है वो
उसके अंदर बहुत ज्यादा लिपिड की क्वांटिटी होती है। तो अब हमारे पास अगर ड्रग लिपिड सॉल्युबल है तो वो बहुत इजी हो जाएगा उसके लिए कि वो मेम्ब्रेन को पास थ्रू कर सके। और इस तरीके से अगर वो नहीं होगा तो फिर उसी तरीके से हम कहेंगे कि जाहिर बात है अब ये लिपिड सॉल्युबल नहीं है, अगर वाटर सॉल्युबल है तो वो एक्सक्रीशन की तरफ जाएगा, वो जाहिर बात है वो फिर डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ नहीं जाएगा। तो इस सारे में उसने ये बताने की कोशिश की। उसके बाद हमारे पास प्लेसिबो इफेक्ट है। प्लेसिबो ये इंपॉर्टेंट है अभी। ये क्या है कि आप जो है ना सब्सटेंस वो नहीं यूज करते बल्कि एक डमी ड्रग यानी कि एक शुगर पिल कह लो या कुछ और सब्सटेंस कह लो, इनर्ट सब्सटेंस जिसका कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होगा, वो आप दे रहे हो इन रिप्लेसमेंट टू एक्चुअल ड्रग। ठीक है, डमी ड्रग इसे कह देते हैं। या प्लेसिबो इफेक्ट क्या है कि इसमें क्या होता है कि दो मकसद के लिए यूज कर सकते हैं। एक तो ये है कि पेशेंट जो है वो अगर उसको ये है कि नहीं मैंने ये लेनी ड्रग है, अगर मैं नहीं लूंगा तो मुझे पता नहीं क्या हो जाएगा, अगर ये केस है तो आप उसको ये ड्रग दे सकते हो। ठीक है, टू बेनिफिट और प्लीज ए पेशेंट। ठीक है, उसके अलावा अगर आप दूसरा क्या हो सकता है कि उसको आप साइंटिफिक एवोल्यूशन ऑफ ड्रग के लिए, यानी कि आपको मैंने बताया था कि क्लिनिकल ट्रायल होते हैं, फिर उससे पहले प्री क्लिनिकल ट्रायल होते हैं जो एनिमल्स पे हो रहे होते हैं। तो जब क्लिनिकल वाले होते हैं ना, यानी जो ह्यूमन सब्जेक्ट पे हो रहे होते हैं, उनमें क्या होता है कि आपने चेक करना होता है कि ड्रग का एक्चुअल इफेक्ट कितना आ रहा है, और उसके अलावा जो आप डमी ड्रग दे रहे हो उससे कितना इफेक्ट आ रहा है, उससे क्यों इफेक्ट आ रहा होगा, क्योंकि पेशेंट को लग रहा होगा ना कि मैं कुछ ले रहा हूँ मुझे इफेक्ट आएंगे कुछ ना कुछ। तो हमें ये बता देते हैं कि इसका साइकिक रीजंस की वजह से क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं। तो अब ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूरिंग, अच्छा, इन रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल the drug under investigation is compared with a placebo, the patient being unaware whether he is getting the active drug or placebo. Randomized control trials क्या है कि आपने कंपेयर करना है एक्चुअल ड्रग को प्लेसिबो के साथ। ठीक है, आपने रेंडमली जो है आपके पास 100 पेशेंट थे जो जिन्होंने इस ट्रायल में साइन अप किया, आपने उनमें से किसी को प्लेसिबो दे दिया, किसी को एक्चुअल ड्रग दे दी, किसी को प्लेसिबो दे दिया, इसे मिक्स रैंडमली दे दिया। ठीक है, कोई आपने जो है ना उसमें वो नहीं किया, कुछ चूज नहीं किया, बस रैंडमली इस तरह आप दे रहे हो। और आपके पास, लेकिन आपके पास पीछे रिकॉर्ड है कि आपने किस पेशेंट को प्लेसिबो दिया था और किस पेशेंट को आपने जो था ना एक्टिव दिया था। अब इससे क्या होगा कि आप देखोगे कि इसकी वजह से, प्लेसिबो की वजह से क्या इफेक्ट आ रहा है उन पेशेंट में, और एक्चुअल ड्रग जो आप दे रहे हो उससे कोई इफेक्ट आ भी रहा है कोई, यानी वो यूजफुल है भी ह्यूमन में कि नहीं। और डबल ब्लाइंड टेक्निक्स क्या होती है, ये तो आपके यहाँ पे, तो ये जो था पहले हमने जो बात की इसमें तो ये था ना कि वो बंदा खुद दे रहा था। इसमें क्या होता है डबल ब्लाइंड टेक्निक में, इसमें जो इन्वेस्टिगेटर होता है या फिर जो ऑब्जर्वर हो रहा है, जो उन पेशेंट को सब कुछ कर रहा होता है, हैंडल कर रहा होता है, उसको भी नहीं पता होता कि कौन सी ड्रग प्लेसिबो है और कौन सी ड्रग एक्टिव ड्रग है। ठीक है, या जिसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है वो है। तो वो क्या करेंगे, वो मतलब उन दोनों को जो है वो दोनों अनअवेयर होंगे, और ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेशन बैठी होगी उनको पता होगा कौन सी ड्रग जो है हमने किसको दी है। अब उसके बाद जो ऑब्जर्वर होगा वो उनको सब मॉनिटर तो कर रहा होगा, लेकिन उसको नहीं पता होगा कि इस पेशेंट को कौन सी गई है, वो भी जो है ना, अब उसको भी हमने क्यों इस तरीके से किया ताकि हमें ज्यादा पता लग सके कि किस हद तक जो है प्लेसिबो इफेक्ट आता है ट्रायल्स में। ठीक है, और फिर हम उसे कंपेयर कर लेंगे एक्चुअल जो एक्टिव ड्रग की वजह से आ रहे हैं उनके साथ। उसके बाद है नोमेनक्लेचर ऑफ दीज ड्रग्स। 3 तरह के होते हैं नाम। एक केमिकल होता है जो आप स्ट्रक्चर की बेस पे करोगे, जिसको कहोगे एन मिथाइल, इस तरह प्रोपाइल और इस टाइप के, इस तरह लंबे चौड़े नाम होंगे, वो होंगे केमिकल नेम। ठीक है, तो जाहिर बात इतने लंबे नाम सुटेबल तो नहीं होते प्रिस्क्रिप्शन के, तो इस वजह से हम उसको एक और नाम देते हैं जो उस केमिकल जो नाम है उससे ड्राइव किया गया होता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं ऑफिशियल नेम या अप्रूव्ड नेम। ठीक है, जो फार्माकोपियाज में लिखा होता है ना वो अप्रूव्ड नेम या वो जो ऑफिशियल नेम होता है वो होता है। उसमें केमिकल नेम वैसे शायद बताए हों, लेकिन उसमें उससे उसको डिनोट नहीं कर रहे होते। ठीक है, उसके बाद है प्रोप्राइटरी नेम। ये कौन से नेम होते हैं, जो ट्रेड नेम होते हैं या फिर
ब्रांड नेम होते हैं, जो आपने ये अक्सर देखा हो, जिस तरह आइबोब्रूफन जो है वो ड्रग है, मतलब वो अप्रूव्ड नेम है या ऑफिशियल नेम है, और ब्रूफन जो है वो उस कंपनी ने उसको नाम दिया हुआ है। इसी तरह पैरासीटामोल जो है वो ऑफिशियल नेम है, और पैनाडोल जो है या कॉलपुल जो है वो उसका जो है प्रोप्राइटरी नेम है। ठीक है, ये इसने एग्जांपल में भी दिया हुआ है। आगे जो है ये है फिक्स्ड ऑयल और वोलेटाइल ऑयल में क्या डिफरेंस होता है। ये तो सिंपल, बस याद ही करना आपने। इसमें क्या है, फिक्स्ड ऑयल वो होते हैं जो वेपोरेट नहीं होते रूम टेम्परेचर पे, वोलेटाइल ऑयल वेपोरेट हो जाते हैं। फिक्स्ड ऑयल जो होते हैं वो इनसॉल्युबल इन नेचर होते हैं, और ये ग्रीसी मार्क जो है ना पेपर पे छोड़ देंगे। जिस तरह अगर आपने कभी देखा हो ये जो सरसों का तेल वगैरह होता है, कहीं गिर जाए अगर पेपर वगैरह पे तो उसका वहां दाग लगा रह जाता है। ठीक है, लेकिन वोलेटाइल ऑयल्स का नहीं रहता। उसके बाद दे फॉर्म सोप विद अल्कलीज। ठीक है, नॉन इरिटेंट होते हैं, ब्लैंड। और इसके अलावा ये डिस्टिलेशन के प्रोसेस में अगर आप इनको निकालना चाहते हो या प्योरीफाई करना चाहते हो या किसी चीज से अलग करना चाहते हो, तो डिस्टिलेशन के प्रोसेस में वहां पे हीट यूज हो रही होती है, तो उससे डिकम्पोज हो जाते हैं ये जो होते हैं फिक्स्ड ऑयल। तो दे कैन नॉट बी डिस्टिल्ड विदाउट बीइंग डिकम्पोज। ठीक है, उसके बाद इनके कोई इतने खास फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होते, जबकि जो दूसरे होते हैं वोलेटाइल, ये इनके काफी एक्शन होता है, ये हम काफी फॉर्मुलेशंस में इनको यूज भी करते हैं। उसके बाद ये जो है दे बिकम डिकम्पोज एंड रेंसिड व्हेन केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग हॉट वेदर। हॉट वेदर में जो है ये डिकम्पोज हो जाएंगे, जिसकी वजह से वहां पे स्मेल आने लग जाएगी उन ऑयल में से। और ये जो प्रॉपर्टी है ये किसकी है, फिक्स्ड ऑयल की। दे गिव नो स्मेल और टेस्ट टू वाटर। ठीक है, उसके बाद आगे जो है, आगे ये ना बस आगे जो दो सफे हैं इनमें आपने सिर्फ इन नेम्स करने हैं। ऑक्सीडेशन का आपको पता है क्या होती है, उसमें ऑक्सीजन की एडिशन हो रही होती है, हाइड्रोजन की रिमूवल हो रही होती है। अब इनके नाम करने हैं आपने सिर्फ के, ये है वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन, यानी जो लिवर के अंदर जो माइक्रोसोमल एंजाइम के थ्रू जो ऑक्सीडेशन वगैरह हो रही है उनके टाइप्स जो है उनकी, उनका पता है। हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग, यानी एरोमेटिक रिंग यानी जो रिंग स्ट्रक्चर है उसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप के एडिशन हो रही है। उसके बाद एलिफेटिक हाइड्रोक्सिलेशन यानी एलिफेटिक चेन। एलिफेटिक चेन कौन सी होती है, जो लॉन्ग चेन होती है, स्ट्रेट चेन, रिंग स्ट्रक्चर नहीं होता, उसमें ये अगर एडिशन हो रही है हाइड्रोक्सिल ग्रुप की। एन डी एल्काइलेशन, इसमें क्या होता है कि जो एन एटम है इन जो रिंग उसमें जो है अल्काइल ग्रुप की रिमूवल हो रहा है। अल्काइल ग्रुप का यहाँ पे अटैच था, यहाँ पे वो एन से रिमूव हो गया। ठीक है, उसके बाद ओ डी अल्काइलेशन, इसमें क्या है कि जहाँ पे ऑक्सीजन है वहां पे रिमूवल हो रहा है। यहाँ पे देखें, ये देखें, यहाँ पे पहले अटैच था, अब यहाँ पे वो खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद इसके अगले पेज में भी एन ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है यहाँ पे एन, जहाँ पे नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, उसके अलावा ये सब नेम्स करने हैं आपने इसके। उसके बाद सेल्फ ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसमें क्या है, सल्फर एटम के साथ जो है ऑक्सीजन जाके बाइंड कर रही है, अटैच हो रही है। डीअमाइनेशन, ये आपको पता है अमाइन ग्रुप की जो है वो रिमूवल। डी सल्फरेशन, इसमें क्या है कि जो सल्फर ग्रुप है वो जो है रिमूव हो जाएगा। वो थे ये सारे जितने बड़े ये थे माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन के जो मैकेनिज्म थे या टाइप्स थी। अब आगे है नॉन माइक्रोसोमल, यानी लिवर के अलावा जो पूरी बॉडी में जो हो रही होती है ऑक्सीडेशन, वो किस किस टाइप की होती है। यहाँ पे अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज, ये एक एंजाइम है, वो क्या ऑक्सीडाइज करेगा थ्रू डिफरेंट, ये अपने बस उसके नाम कर लेने। उसके बाद जेंथीन ऑक्सीडेज,
टायरोसिन, हाइड्रोक्सिलेज, मोनोमीन ऑक्सीडेज, ये भी हमने उसमें पढ़ा था चैप्टर में। उसके बाद जो रिडक्शन वाला पेज है, इस वाले में आपने इसकी एग्जाम्पल्स भी करनी है और साथ इसके नाम भी करना है। अब रिडक्शन जो है ना, इसका इसने यहाँ पे बताया हुआ, ये भी इसी तरह दोनों तरह होती है, माइक्रोसोमल भी होती है, नॉन माइक्रोसोमल मेटाबोलाइजिंग सिस्टम्स के थ्रू हो रही होती है, लेकिन ये लेस कॉमन है एज कम्पेयर टू ऑक्सीडेशन। अच्छा, अब इसमें जो है ये देखें, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस, या फिर आगे कॉन्जुगेशन हो रही है, यानी कि दो मॉलिक्यूल या दो ड्रग का उनका इकट्ठा होके कोई और चीज बनाना, ठीक है। अब कॉन्जुगेशन में आगे ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन होती है, ठीक है। उसके अलावा ये नेम्स करने हैं सिर्फ इसके आपने। अच्छा, यहाँ पे उसने सारी इस तरीके से आगे नेम बताए हुए, सॉरी क्या क्या हो रहा है उसमें। अब यहाँ पे आप आए कि फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबोलाइट्स, यानी ड्रग के मेटाबॉलिज्म होने में कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व हैं, ये आपने अच्छे से करना है। ये उनके तो सिर्फ नेम्स करने थे, ये वाला आपने पूरा एक दफा इसको रीड करना है। एज का क्या फैक्टर है? अब एज का जैसा हमने पहले बात की कि वो मैंने आपको जो फॉर्मूलाज बताया, वो क्यों बताया है, वो इसीलिए बताया है क्योंकि एज के अकॉर्डिंग जो है बॉडी में डिफरेंट चेंजेस आ रही होती है, जिनकी वजह से एक ड्रग का मेटाबोलाइज होना या ना होना उस पर डिपेंड करता है। जिस तरह यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि माइक्रोसोमल एंजाइम सिस्टम में बी कंप्लीटली एब्सेंट इन फीटस, ठीक है। तो वहां पे जब होगा ही नहीं, इन्फेंट्स में कम होगा या थोड़ा होगा, ठीक है। न्यूबॉर्न, फॉर दिस रीजन a newborn particularly premature baby requires special consideration when drugs are administered, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अगर पैथोलॉजिकल कंडीशंस की बात की जाए, जिस तरह अगर कोई बंदा डिजीज है, तो हमने अक्सर जगह पे पढ़ा था कि इस कंडीशन में उस पेशेंट को ये ड्रग नहीं देनी या उसको डोज एडजस्टमेंट करनी है उस पेशेंट के लिए, यानी उसके अकॉर्डिंग, उसके स्टेट के अकॉर्डिंग, उसकी पैथोलॉजिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमने उसकी डोज जो है एडजस्ट करनी। अदरवाइज क्या होगा, टॉक्सिक इफेक्ट्स आ सकते हैं हमारे पास, क्योंकि जिस तरह अगर एक ड्रग मेटाबोलाइज ही नहीं हो रही, बॉडी में अक्यूमुलेट होती जाएगी, तो क्या हमारे पास अल्टीमेटली यही होगा ना कि उसके टॉक्सिक इफेक्ट्स आने लग जाएंगे। तो हमने फॉर एग्जांपल अगर सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसमें कंडीशन में, पैथोलॉजिकल कंडीशन में हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देते हैं, एक लिवर को और एक किडनी को। कि लिवर कंप्रोमाइज पेशेंट है, किडनी कंप्रोमाइज पेशेंट है, तो हमने उसमें एडजस्टमेंट किस तरीके से करनी है, क्योंकि लिवर नहीं उस सही तरीके से काम कर रहा तो उसकी मेटाबॉलिज्म नहीं होगी ड्रग की। अगर किडनी नहीं सही तरीके से काम करेगा तो उसकी एक्सक्रीशन नहीं होगा। आइदर वे क्या है, हमारे पास उसके एक्यूमुलेशन होने के चांसेस हो रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रिशन में क्या आएगा कि अगर इसका फैक्टर किस तरीके से है कि स्टारवेशन या माल न्यूट्रिशन जो है ये डिप्रेस कर देता है ड्रग मेटाबॉलिज्म को, जिसकी वजह से वहां पे जो है ड्यू टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, glycine store are depleted in starvation and glycine conjugation is altered। अब जाहिर बात है जब वहां पे ग्लाइसिन ही नहीं होगा तो ग्लाइसिन कॉन्जुगेट, जिसका मैंने यहाँ पे आपको जिक्र किया था नेम्स में, तो वो ही नहीं होगी, तो फिर आगे चल के वो आपका सारा प्रोसेस ही नहीं हो रहा होगा। यानी ये सारे काम आप उसके या तो मेटाबॉलिज्म के या फिर उसके जो एक्सक्रीशन के हैं वो सारे कंप्रोमाइज हो रहे होंगे, ठीक है। आगे स्पेसिफिक ये जो है स्पीशीज जो हैं ये किस तरीके से डिफर करती हैं इस ड्रग के मेटाबॉलिज्म पे। अब देखें, अगर आप प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में बात करें, वहां आप एनिमल यूज कर रहे होते हो। अब बाद में जब क्लिनिकल ट्रायल्स में आप जब ह्यूमन सब्जेक्ट यूज करते हो तो आपको डिफरेंसेस पता लगते हैं कि एक स्पीशीज में मतलब और तरह के इफेक्ट आ रहे हैं और दूसरी में और तरह के आ रहे हैं। और वो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उनके जेनेटिक्स में चेंजेस आए, ठीक है। तो अब यहाँ पे उसने बताया कि जनरली ड्रग्स आर मेटाबोलाइज्ड फास्टर इन लेबोरेटरी एनिमल्स देन इन मैन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसने वही बताया कि डेटा जो आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा आपको मिलता है जो लेबोरेटरी के एनिमल से, वो आपने उसको ऐसा ही नहीं एक्सेप्ट कर लेना ह्यूमन बींग्स के लिए, बल्कि ह्यूमन बींग्स के लिए अलग से आपको ट्रायल्स करने हैं। उसके बाद जेनेटिक डिफरेंसेस, अगर एक ही स्पीशीज है यानी ह्यूमन बीइंग नहीं है, होमो सैपियंस है, तो इसमें डिफरेंस किस तरीके से आ सकते हैं, जेनेटिक डिफरेंसेस।
कि एक तो क्या कहते हैं, एक पेशेंट जो है वो किसी और फैमिली से है, एक जो है वो अमेरिका में किसी फैमिली से है, ठीक है? उसके एंटायरली जेनेटिक्स डिफरेंट होंगे, ठीक है? बहुत हद तक उसके जो है बहुत सारी चीजें डिफर करेंगी एक दूसरे से। तो अब जरूरी नहीं है कि वो जो ड्रग जिस तरीके से आपकी बॉडी में एक्ट करे वो अमेरिका में बैठे हुए बंदे पे भी उसी तरीके से अपने फार्माकोकाइनेटिक्स या फार्माकोडायनामिक्स शो करे, ठीक है? थोड़ी बहुत ऑल्टरेशन होगी। इसी तरीके से एडवर्स इफेक्ट्स में भी ये जो एडवर्स इफेक्ट्स वगैरह जो हमने सब कुछ लिखे होते हैं, ये सारे हमने एक ही पॉपुलेशन में नहीं किए होते, ये सब मतलब कलेक्टिवली करते हैं मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ लोगों से, और उनको कलेक्ट करके कि ये एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं इरिस्पेक्टिव के वो कहाँ पे बंदा बैठा हो, ठीक है? किसी में वो आएंगे, किसी में नहीं आएंगे। फिर सेक्स की बेस पे क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। अगर फीमेल है तो उसमें कुछ ऐसी चेंजेस होंगी जो मतलब के कुछ ऐसे हार्मोनल भी, और उसके अलावा कुछ एंजाइम वगैरह कुछ ज्यादा होंगे, या और बहुत सारी चीजें उनमें डिफर करेंगी मेल की निस्बत। तो उसकी वजह से जो है ड्रग के मेटाबॉलिज्म में या उसके एक्सक्रीशन में या उसके एक्शन में किस तरीके से जो है वो आगे डिफरेंसेस आ सकते हैं, वो फिर हम इसमें पढ़ेंगे। यानी डिफरेंसेस इन रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ सर्टेन ड्रग्स among male and female are known in certain animals. This is due to increased hepatic microsomal enzyme activity in male, ठीक है? अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हेपेटिक माइक्रोसोमल एंजाइम जो है उनकी एक्टिविटी ज्यादा है मेल में, जिसकी वजह से फिर वो जल्दी मेटाबोलाइज हो जाएंगे और जल्दी जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये जो है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि रूट अगर आप ओरल ले रहे हो कम एब्जॉर्प्शन होगी और ज्यादा मेटाबॉलिज्म होगा। अगर आप इंट्रावेनस दे रहे हो तो उसका जो एब्जॉर्प्शन का डायरेक्टली स्किप होगा स्टेप, तो आपको जो है उसका जो मेटाबॉलिज्म वगैरह है वो भी उतने नहीं होंगे, ठीक है? हेपेटिक मेटाबॉलिज्म वो बाईपास कर देगा उसको। तो ये सारा वही सुन रहा है। उसके बाद सर्केडियम रिदम, सर्केडियम रिदम होता है स्लीप मतलब 24 और जो आपको डे एंड नाइट के अकॉर्डिंगली जो आपके स्लीप पैटर्न्स बने होते हैं उस तरीके से, ठीक है? अब इसमें क्या है कि वो बता रहे हैं कि इनकी वजह से भी जो है ना रैट्स या माइस में जो है जो हमारे पास लेबोरेटरी एनिमल्स होते हैं उनमें इनकी वजह से जो है ये जो है ये जो द रेट ऑफ हेपेटिक मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स follow a diurnal rhythm in rat and mice. This may be true in human as well. ये उसने ये नहीं कहा कि होता है, उसने कहा ये जिस तरह हमें रैट और माइस में लेबोरेटरी एनिमल्स में ये शो हुआ है कि उनकी वजह से जो है रेट में चेंज आया है, तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन में भी इस तरीके से होता होगा, ठीक है? उसके बाद जो है आगे बायोट्रांस ये हमने कर लिया, बस यहाँ तक ही था आपका, बाकी हम कल करेंगे। अभी तकरीबन